नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें कि मिशन 2024 के लिए यूपी के कई नेता केंद्रीय टीम में होंगे शामिल। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 का रखा है लक्ष्य। बीजेपी के कई बड़े नेता अब टीम नड्डा में होंगे शामिल। पार्टी के संगठन में बदलाव की चर्चा जोरों पर है और टीम नड्डा में शामिल होने वाले कई नाम चर्चा में है। बता दें इसमें स्वतंत्र देव सिंह, डॉक्टर महेंद्र सिंह, श्रीकांत शर्मा का नाम भी है। सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी आ रही है। सिद्धार्थनाथ सिंह, सुरेश राणा का नाम भी इसमें शामिल है। तो पार्टी के संगठन में बदलाव की चर्चा जोरों पर है और इसमें टीम नड्डा में शामिल होने वाले कई नाम चर्चा में शामिल है। और बता दें कि इस नामों में स्वतंत्र देव सिंह, डॉक्टर महेंद्र सिंह, श्रीकांत शर्मा का नाम भी शामिल है। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। सिद्धार्थनाथ सिंह, सुरेश राणा का नाम भी इसमें शामिल है। तो अहम जानकारी बता दें, मिशन 2024 के लिए यूपी के कई नेता केंद्रीय टीम में शामिल होने जा रहे हैं और इन नेताओं के लिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटों का लक्ष्य रखा है। इसी के साथ बता दें आपको कि बीजेपी के कई बड़े नेता अब टीम नड्डा में होंगे शामिल और इसमें कई नाम निकल के सामने आ रहे हैं। टीम नड्डा में कई बड़े नेता शामिल होंगे। पार्टी के संगठन में बदलाव की चर्चा जोरों पर है। और सीधे चलेंगे जहां पे लखनऊ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। महान देशभक्त, प्रखर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रख्यात शिक्षाविद और भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से, प्रदेश सरकार और संगठन की ओर से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को उनकी 123वीं पावन जयंती के अवसर पर नमन करते हुए हम लोग नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सब जानते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी देश के स्वाधीनता आंदोलन के एक अमर सेनानी थे। आजादी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करने के साथ ही वे एक प्रख्यात शिक्षाविद भी थे। मात्र 35 वर्ष की आयु में कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय कार्य उनके द्वारा किए गए। आजादी के पूर्व जब बंगाल में अकाल की त्रासदी आई थी, उस दौरान मानवता की सेवा का अनुपम उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। तो स्वतंत्र भारत में भारत की औद्योगिक नीति और खाद्य नीति क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में उद्योग और खाद्य और रसद मंत्री के रूप में उन्होंने जो आधारशिला रखी, वह आज भी एक उदाहरण है। जब स्वतंत्र भारत में पहली सरकार में मंत्री के रूप में नेहरू सरकार ने तुष्टीकरण की नीति पर चल करके जिन त्रासदियों से देश आजादी के बाद उभरने का प्रयास कर रहा था, उन्हीं संकटों को जबरन देश पर लादने का प्रयास किया। तो उन्होंने कैबिनेट से अपने आप को अलग करके
भारतीय जनसंघ की स्थापना और उसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं देनी प्रारंभ की। सरकार से उनके मतभेद उस समय भी देखने को मिले थे जब देश के संविधान में जबरन धारा 370 जोड़ करके तत्कालीन नेहरू सरकार ने देश की संप्रभुता और सुरक्षा के साथ एक खिलवाड़ करने का प्रयास किया था। उसका जमकर विरोध डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ ने किया था और उसी समय उन्होंने नारा दिया था कि एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के भारत की एकात्मता और अखंडता के लिए किए गए बलिदान का देश सदैव स्मरण करेगा। भारत के प्रति उनकी जो सोच थी उसे आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रभावी ढंग से देश के अंदर लागू किया जा रहा है। 1952-53 से चली आ रही जो त्रासदी धारा 370 की थी उसे 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सदैव के लिए समाप्त करते हुए आज जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करके मजबूती के साथ विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य हुआ। यह उल्लेखनीय कार्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के उन संकल्पों को आगे बढ़ाने का कार्य है जो आज देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहा है। आज के इस अवसर पर जब हम उन महामानव के 123वें पावन जयंती कार्यक्रम के अवसर पर यहां पर एकत्र हुए हैं, मैं भारत माता के ऐसे महान सपूत को जिनका पूरा जीवन भारत और भारतीयता के लिए समर्पित था, भारत की एकात्मता और अखंडता के लिए समर्पित था, मानवता के कल्याण के लिए समर्पित था, भारत को उद्योग और खाद्यान्न की नीति देने के लिए स्वतंत्र भारत के अंदर जिस महामानव ने एक मार्गदर्शक का काम किया था, आज उनकी इस पावन जयंती के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश शासन, पार्टी संगठन और प्रदेश वासियों की ओर से उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। जनसंघ के संस्थापक को सीएम ने नमन किया है। महान स्वतंत्रता सेनानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन किया है। भारत की औद्योगिक नीति में श्यामा प्रसाद जी का बड़ा योगदान है। उद्योग मंत्री के तौर पर आधारशिला रखी है और आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। उनकी तरफ से तमाम बड़ी बातें कही गई है। भारत के औद्योगिक नीति में श्यामा प्रसाद जी का बड़ा योगदान है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है, उनको पुष्प अर्पित किया और श्रद्धांजलि दी उनको। भारत की औद्योगिक नीति में उनका खास योगदान है। उद्योग मंत्री के तौर पर आधारशिला रखी है। महान स्वतंत्रता सेनानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 9 जुलाई को अयोध्या में राम मंदिर में शूट की अनुमति। राम मंदिर जन्मभूमि मंदिर निर्माण की प्रगति पर देख सकेंगे लोग फोटो और वीडियोग्राफी।
करने के लिए कर सकेंगे शूट। 9 जुलाई दोपहर 12 बजे फोटो शूट वीडियोग्राफी कर सकेंगे। तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की प्रगति अब देख सकेंगे। बता दें कि शूट की अनुमति मिल चुकी है, फोटो और वीडियोग्राफी कर सकेंगे। 9 जुलाई को अयोध्या में राम मंदिर में शूट की अनुमति मिल चुकी है। 9 जुलाई को अयोध्या के राम मंदिर में शूट होगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की प्रगति अब देख सकेंगे। तो बता दें कि 9 जुलाई के दिन शूट हो सकेगा, फोटो और वीडियोग्राफी करने के लिए कर सकेंगे शूट। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें 9 जुलाई दोपहर 12 बजे फोटो शूट और वीडियोग्राफी कर सकेंगे। तो 9 जुलाई की तारीख तय की गई है जब निर्माण कार्य को आप अपने कैमरे में कैद करेंगे और 9 जुलाई को फोटो शूट वीडियोग्राफी कर सकेंगे। तो 9 जुलाई को राम मंदिर परिसर की वो वीडियो शूट और फोटो की अनुमति मिल गई है। फोटो और वीडियोग्राफी करने के आप यहाँ पे कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं। बता दें कि 9 जुलाई दोपहर 12 बजे फोटो शूट वीडियोग्राफी कर सकेंगे। तो मंदिर निर्माण की प्रगति को आप अपने कैमरे में कैद कर सकेंगे। 9 जुलाई को अयोध्या में राम मंदिर में शूट की अनुमति मिल चुकी है। तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर शूट कर सकेंगे। फोटो और वीडियोग्राफी करने की अनुमति जो है वो मिल चुकी है। 9 जुलाई को दोपहर 12 बजे आप कर सकेंगे। बता दें कि अभी भी कार्य प्रगति पर और ऐसे में अनुमति मिल गई है कि फोटो शूट और वीडियोग्राफी हो जाएगी और 2023 में जो है ये 2023 के लास्ट तक बन के तैयार हो जाएगा। जनवरी में इसका उद्घाटन किया जाएगा। बता दें कि कई दिनों से कार्य चल रहा है इसका और मंदिर में आप फोटोशूट और वीडियोग्राफी कर सकेंगे। तो 9 जुलाई की तारीख बताई जा रही है जिस दिन फोटोशूट और वीडियोग्राफी हो जाएगी। 9 जुलाई को राम मंदिर में शूट की अनुमति मिल चुकी है। मंदिर निर्माण की प्रगति अब देख सकेंगे लोग। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां 9 जुलाई को राम मंदिर में शूट की अनुमति मिल गई है, अभी कार्य प्रगति पे है। ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। और आगरा हरि पर्वत क्षेत्र के ट्रांसफर नगर में दबंगों की दबंगई सामने आई है। बता दें कि दबंगों ने मामूली कहासुनी पर एक ड्राइवर की बेरहमी से लात घूंसों से पिटाई की। मारपीट में युवक घायल हो गया, जिसके बाद युवक को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है। तो दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। बता दें कि वही तस्वीरें जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। बता दें कि इसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरीके से मारपीट हो रही है। मारपीट में ड्राइवर बुरी तरीके से घायल हो चुका है और ये आगरा की तस्वीर निकल के सामने आ रही है जब दबंगों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ड्राइवर को किस तरीके से यहाँ पे लात घूंसों से पीटा जा रहा है और ये वीडियो सोशल मीडिया पे इस वक्त वायरल है। मारपीट का वीडियो पूरी तरीके से इसमें घायल हो गया है ड्राइवर, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दबंगों की दबंगई देखने को मिल रही है। अब आगरा से तस्वीरें निकल के सामने आ रही है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। साफ तरीके से देखा जा सकता है किस तरीके से यहाँ पे भारी भीड़ जुटी हुई है, लेकिन किसी ने भी उस ड्राइवर को बचाने की कोशिश नहीं की है। तो मारपीट में ड्राइवर बुरी तरीके से घायल हो चुका है। ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। आगरा का ये वीडियो बताया जा रहा है जहां बुरी तरीके से ड्राइवर को पीटा गया है। लात घूंसों से बिना रुके ये ड्राइवर को पीटा गया है। बता दें इतनी भीड़ दिख रही है लेकिन किसी ने भी बचाने की कोशिश नहीं की। ऐसे में बुरी तरीके से घायल हो गया है ड्राइवर। और आगरा के पोस्टमार्टम हाउस पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल मध्य प्रदेश के गुना जिले के युवक विष्णु की हादसे में मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद मृतक की जगह अज्ञात का शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं जब अंतिम संस्कार से पहले जब शव देखा गया तो इसकी जानकारी परिजनों को हुई। तो बता दें लापरवाही निकल के सामने आई है। पोस्टमार्टम के नाम पे जब डॉक्टर ने परिजनों को शव सौंपा तो किसी और का शव निकला। जब परिजनों ने देखा तो पता चला कि ये किसी और का शव है। तो बता दें कि मृतक के परिजनों को पता चला, उसके बाद से उन्होंने अस्पताल के खिलाफ बड़ी लापरवाही
दर्ज कराई है। तो बता दें, पोस्टमार्टम हाउस पर बड़ी लापरवाही निकल के सामने आई है और परिजनों को सौंपा गया अज्ञात का शव। अंत्येष्टि के समय परिजनों को हुई इसकी जानकारी और इसके बाद से परिजनों ने ये मामला दर्ज कराया है। तो अंत्येष्टि के समय परिजनों को ये जानकारी हुई है और पोस्टमार्टम हाउस पर बड़ी लापरवाही निकल के सामने आई है। पोस्टमार्टम के बाद अज्ञात का शव जो है वो सौंपा गया परिजनों को। इसके बाद से जब परिजन अंत्येष्टि करने जा रहे थे तब उनको शव की शक्ल दिखी और फिर उनको जानकारी मिली कि ये शव किसी और का है। तो परिजनों को सौंपा गया है अज्ञात का शव। ये बड़ी लापरवाही निकल के सामने आई है आगरा से, जहां में पोस्टमार्टम के लिए ये शव हॉस्पिटल में ले जाया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद अज्ञात का शव परिजनों को सौंप दिया गया। अंत्येष्टि के समय परिजनों को जानकारी हुई कि ये शव किसी और का है। इसके बाद से उन्होंने बड़ी लापरवाही दर्ज कराई है हॉस्पिटल की। बता दें कि ये लापरवाही आगरा से निकल के सामने आई है, जहां पे पोस्टमार्टम हाउस पर बड़ी लापरवाही निकल के सामने आई है। सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज की पूरी घटना है, जहां पे अज्ञात का शव जो है वो परिजनों को सौंपा गया। और बाइक सवार दो बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। वाहन चेकिंग के दौरान हुई है ये मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो चुके हैं। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हुआ है। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों ने कलेक्शन एजेंट के साथ की थी लूटपाट और मौके से 15,000 नकदी, एक बाइक, 2 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए गए। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के अगरोला मार्ग पर ये पूरी मुठभेड़ हुई है। तो पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो चुके हैं, इसमें पुलिस भी घायल हुई। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि इन्होंने बड़ी लूटपाट को अंजाम दिया था। उनके पास से कई सामान बरामद कर लिए गए हैं। तो मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हुआ है। 3 लोग कुल मिला के घायल हुए और तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए, जिनका इलाज अभी भी चल रहा है। तो मुठभेड़ की घटना निकल के सामने आई है। बाइक सवार 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। अमरोहा की ये पूरी घटना है, जहां पे वाहन चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई है। तो बाइक सवार 2 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है और ऐसे में 2 बदमाश, एक पुलिस घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें, ये बदमाश जो थे उन्होंने बड़े लूटपाट को अंजाम दिया था, जिसके पास से पुलिस ने इनके पास से कई सामान जो है वो बरामद किए। मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हो चुका है। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बदमाशों ने कलेक्शन एजेंट के साथ की थी लूटपाट और ऐसे में पुलिस ने इनके पास से कई सामान बरामद किए। मौके से 15,000 नकदी, एक बाइक, 2 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद इरफान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान, कब की घटना बताई जा रही है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के अगरोला मार्ग का है, जहां पर बीते दिनों कलेक्शन एजेंट के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। जहां पर मुठभेड़ में दोनों बदमाश घायल हुए हैं। वहीं इस मुठभेड़ में बदमाश की तरफ से की गई फायरिंग पर एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हुआ। फिलहाल तीनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं बदमाशों के पास से 15,000 की नकदी, एक बाइक और 2 तमंचे और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। फिलहाल पुलिस इन सारे मामले में दोनों बदमाशों और घायलों को अस्पताल भर्ती करा दिया और बाकी जल्द इसमें कार्रवाई करके जेल भेजने की बात कही है। कहा जा रहा है इन्होंने बड़ी लूटपाट को अंजाम दिया है। किससे लूटपाट की है इन लोगों ने, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, बता दो, बीते 2 दिन पूर्व लगभग 3 से 4 दिन पूर्व ही इन्होंने एक कलेक्शन एजेंट के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। लगभग 4.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देकर ये फरार हुए थे। इनकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई थी। आज अरोला मार्ग पर मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर दोनों बदमाशों के साथ पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उनको जल्द जेल भेजने की बात कही जा रही है। 2 बदमाशों सहित एक पुलिसकर्मी घायल है, उनका इलाज चल रहा है। कैसी है उनकी हालत? जी बिल्कुल, दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी और जो सिपाही है उसके हाथ में गोली लगी। फिलहाल दोनों की हालत सीरियस है। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। लगभग तीनों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। जी, कितने वक्त तक ये मुठभेड़ चली इमरान?
जी बिल्कुल, रात्रि में जिस तरह से पुलिस को मुखबिर के जरिए जानकारी मिली, उसको देखते हुए पुलिस ने लगातार बदमाशों को रोकने का इशारा किया, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग हुई। लगभग आधा घंटा की मुठभेड़ के बाद दोनों बदमाश जो है पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं और दोनों को फिलहाल जेल भेजने की तैयारी में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज होगी बैठक। शरद पवार ने आज दोपहर 3 बजे बैठक बुलाई है। शरद पवार के अजित पवार गुट को चेतावनी है, अपने सहयोगियों को बीजेपी विनाश करती है। तो शरद पवार ने दोपहर 3 बजे ये बैठक बुलाई है। एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज होगी दोपहर 3 बजे। दिल्ली में ये बैठक बुलाई गई है और इससे पहले भी बैठक हो चुकी है और आज ये बैठक एनसीपी के कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। और ऐसे में शरद पवार ने अजित पवार को चेतावनी भी दी है कि बीजेपी अपने सहयोगियों का विनाश करती है। तो शरद पवार की अजित गुट को चेतावनी मिली है कि बीजेपी अपने सहयोगियों का विनाश करती है। बता दें कि बीते रविवार को एनडीए के साथ मिल चुके हैं अजित पवार और ऐसे में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ली है और तब से एनसीपी दो धड़ों में बंटी हुई नजर आ रही है। और बीते दिन भी देखा था किस तरीके से दोनों धड़ों की बैठकें चल रही थी और ऐसे में चाचा भतीजे पे वार कर रहे थे तो भतीजा चाचा पे पलटवार कर रहा था। तो यही सिलसिला पूरे बुधवार को देखने को मिला। और आप देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में दोपहर 3 बजे होने जा रही है। शरद पवार ने यह बैठक बुलाई है और उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है अजित पवार को कि बीजेपी अपने सहयोगियों का विनाश करती है। तो बता दें, एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, दोपहर 3 बजे ये बैठक होने जा रही है। और ऐसे में शरद पवार ने जो है वो नसीहत दी है अपने भतीजे को। तो वहीं पेपर मिल से खुर्रम नगर तक पहले बनेगा कुकरेल रिवर फ्रंट। सीएम योगी के सामने प्रेजेंटेशन के बाद कार्य योजना पर लगेगी मुहर। साबरमती नदी का काम देखकर लौटी लखनऊ की टीम और सीएम योगी के अनुमोदन के बाद शुरू होगा काम। तो सीएम योगी के सामने प्रेजेंटेशन के बाद कार्य योजना पर मुहर लगेगी। बता दें कि साबरमती नदी का काम देखकर लौटी है लखनऊ की टीम। सीएम योगी के अनुमोदन के बाद ये कार्य शुरू किया जाएगा। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां रिवर फ्रंट को बनाने का काम जो है अब लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पेपर मिल से खुर्रम नगर तक पहले बनेगा कुकरेल रिवर फ्रंट और सीएम योगी के सामने प्रेजेंटेशन के बाद कार्य योजना पर मुहर लगने वाली है। बता दें कि साबरमती नदी का काम देखकर लौटी है लखनऊ की टीम है। ऐसे में जानकारी निकल के सामने आ रही है कि जल्द ही इसका कार्य जो है वो शुरू हो सकता है। तो सीएम योगी के अनुमोदन के बाद ये कार्य शुरू हो सकता है। सीएम मोदी के अनुमोदन का इंतजार है और उसके बाद ये काम शुरू हो जाएगा। तो पेपर मिल से खुर्रम नगर तक पहले बनेगा कुकरेल रिवर फ्रंट। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। साबरमती की टीम जो है वहां का जायजा लेके आई है और ऐसे में सीएम योगी के सामने प्रेजेंटेशन के बाद कार्य योजना पर मुहर लगेगी। साबरमती नदी का काम देखकर लौटी है लखनऊ की टीम। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।